गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूनिट सेकेंड का सेकेंड जो पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंतर्द्वंद। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग अंतर्द्वंद, आक्रामकता, है ना, सामाजिककरण, सीमांतीकरण, विविधता एवं रूढ़िवादिता। इन सारे चीजों पे, है ना, बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, बालक के विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। कहता है कि बालक के मानसिक संघर्षों, सामाजिक विभिन्नताओं, हास्य पर ढकेले गए वर्गों की शिक्षा, विविधता में एकता और समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता का विस्तृत अध्ययन, है ना, ये प्रस्तुत करती है। चलिए इसको देखते हैं। कहता है कि पहला है अंतर्द्वंद, है ना, जिसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, अंदर चल रही जो द्वंद जो चलते रहती है ना, किन चीजों को सेलेक्ट करे, किन चीजों को छोड़े, है ना, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है, इन सारे चीजों के बीच में उलझ जाना, ये अंतर्द्वंद कहलाता है। ठीक है, कहता है कि अंतर्द्वंद मतलब होता है कि मन के अंदर दो या दो से अधिक विरोधी इच्छाओं या लक्ष्यों के बीच संघर्ष, है ना, ये आपका क्या कहलाता है, आपका अंतर्द्वंद कहलाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए कहता है कि एक लड़की पढ़ना भी चाहती है और घर के काम भी करना चाहती है, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता, है ना। तो ये दोनों के बीच में जो कहता मन की उलझने होती है, इसे ही हम लोग अंतर्द्वंद कहते हैं। ठीक है, यहाँ फ्राइड के अनुसार क्या कहते हैं कि जीवन अंतर्द्वंद की श्रृंखला है। ठीक है, अंतर्द्वंद ही सभी शक्तियों का मूल स्रोत है। ठीक है, जितना अंदर कहता है ये अंतर्द्वंद चलेगा, हम लोग लाइफ में उतना ही इफिशिएंट होते चले जाएंगे, उतना ही किसी काम को करने में, है ना, बेहतर होते चले जाएंगे। कहता है अंतर्द्वंद की स्थिति में होता क्या है। ठीक है, व्यक्ति तनाव और चिंता महसूस करता है, सही निर्णय नहीं ले पाता है, लेकिन संघर्ष से ही व्यक्ति विकास होता है ना, संघर्ष से भी व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। कहता है कि यहाँ पे अहम और पराहम, ठीक है, ईगो, है ना, एंड आपका सुपर ईगो का यहाँ पे विकास होता है। चलिए इसको देखते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि अहम क्या है, सुपर बोलता है ये पराहम क्या है, इसका क्या उपयोग है, इसको देखेंगे। चलिए यहाँ पे आया क्या, अंतर्द्वंद के कुछ परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ ब्राउन कहते हैं क्या है कि ब्राउन कहना कि अंतर्द्वंद वह अवस्था है जब दो इच्छाएं इतनी विरोधी होती है कि एक की ही पूर्ति, है ना, दूसरे की पूर्ति में बाधा डालती है। मतलब एक समय में सिर्फ एक ही इच्छा पूर्ति हो सकती है, एक से अधिक पूर्ति नहीं हो सकती, ये कहना है ब्राउन का। ठीक है, दो चीजों में से, है ना, एक साथ नहीं मिल सकता। ठीक है, वही बात करें डगलस और हॉलैंड का, तो इनका कहना है कि मानसिक द्वंद के मतलब है कि विरोधी इच्छाओं के तनाव से उत्पन्न, है ना, कष्टदायक भावनात्मक स्थिति, है ना, मतलब मन में असहजता, घबराहट, है ना, ये आपका क्या है, ये आपका कहलाता है अंतर्द्वंद, डगलस एंड हॉलैंड के अनुसार। इसके अलावा यहाँ पे दिया है बोरिंग, लैंगफील्ड और बेल्ड, है ना, इन लोगों के अनुसार क्या है कि अंतर्द्वंद वह स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक, है ना, असंगत व्यवहार प्रवृत्तियां, जो इन कंपेटेबल बिहेवियर होता है ना, ट्रेंड्स एक साथ उठती है जिन्हें एक साथ शांत नहीं किया जा सकता, है ना, ये कहना बोरिंग, लैंगफील्ड एंड आपका बेल्ट का कहना है। सरल शब्दों में कहें तो एक साथ दो विपरीत दिशाओं में खिंचाव होती है ना। आप सोचिए कि एक साथ दो दिशा में खिंचाव हो रही है, तो कोई वस्तु, कोई भी चीज, या आप, है ना, किसी एक ही दिशा में एक समय में जा पाएंगे, एक साथ दोनों दिशा में नहीं जा पाएंगे। यही है आपका अंतर्द्वंद है। ठीक है, चलिए कहता क्या कि एक मेहनती लड़की के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब वह सोचती है पढ़ाई जारी रखूं या घर की जिम्मेदारियां उठाऊं, यह दुविधा ही अंतर्द्वंद है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अंतर्द्वंदों का वर्गीकरण, है ना। अब हम अलग अलग स्रोत के आधार पर इसका वर्गीकरण देखेंगे। तो कहता है यहाँ पे कि स्रोतों के आधार पर अंतर्द्वंद तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक आवश्यकताओं और बाह्य प्रतिरोधों की बीच। ठीक है, ये आपका इंटरनल नीड्स वर्सेस क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे भूख है पर खाने का कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपका है दो बाह्य आग्रहों के बीच, है ना, टू एक्सटर्नल अपोजिंग डिमांड्स। माँ कहे पढ़ो, पिता कहे खेलो। ठीक है, ये दिक्कत है। आपका तीसरा जो प्रकार है, दो आंतरिक आवश्यकताओं के बीच, है ना, भूख भी है और प्यास भी है ना, पर एक साथ नहीं बुझा सकते, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है चेतन स्तर पर अंतर्द्वंद के प्रकार देखेंगे। ठीक है,
तो कहता है चेतन स्तर पर जो बोलता है अंतर्द्वंद का जो प्रकार है वो 4 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि चेतन के आधार पर अंतर्द्वंद कितना है, 4 प्रकार का है ना। वहीं हम बात करें आपका स्रोत के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। ये पूछता है, ठीक है, कि कितना प्रकार के किस आधार पे है। ठीक है, चलिए, तो इसमें कहता है कि चेतन यहाँ पे कितना है, 4 प्रकार के। पहला है उपागम आपका अंतर्द्वंद, है ना। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, कहता है दोनों विकल्प आकर्षक हो, है ना, जैसे आइसक्रीम और चॉकलेट, अब दोनों अच्छे हैं, है ना, लेकिन एक ही चुनना इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परिहार अंतर्द्वंद, एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इसमें कहता है दोनों विकल्प बुरे हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया गया है कि मौसम खराब है ना, ये अब भूख लगाओ तो क्या होगा कि या तो भूखे रहो, है ना, या तो भीगो। दोनों बुरे चीजें, भूखे रहे फिर भी दिक्कत है और तो भीगे फिर भी दिक्कत है ना। तो ये चीज आपका कहलाता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी परिहार अंतर्द्वंद कहलाता है। वही बात करें उपागम परिहार अंतर्द्वंद, है ना, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक ही विकल्प में से अच्छा और बुरा, है ना, दोनों है। जैसे केक खाने का मन है पर मोटापा बढ़ेगा। ठीक है, ये आपका उपागम परिहार अंतर्द्वंद है। नेक्स्ट आपका द्विस्तरीय उपागम परिहार, है ना, 2 लेवल अप्रोच आपका है अप्रोच अवॉइडेंस। कई अच्छे और बुरे पहलू इसमें आते हैं, जैसे कई नई नौकरी, सैलरी अच्छी लेकिन शहर दूर, है ना, जो कि बुरा हो गया। देखिए यहाँ पे नई नौकरी लगी, है ना, तो सिंपल से अच्छी बात है ना। सैलरी बोलता है अच्छी है, तब भी यहाँ अच्छी है, लेकिन यहाँ शहर से दूर है तो क्या हो गया, यहाँ पे दूर हो गया। और नया मकान मिलेगा वो अच्छा बात है, लेकिन महंगा है ना, बुरा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 स्तरीय उपागम परिहार, है ना। 2 लेवल यहाँ पे क्या हो गया कि 2 अच्छा 2 इसमें बुरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आ रहा है अचेतन स्तर पर अंतर्द्वंद, है ना। फ्राइड के अनुसार देखते हैं, तो अचेतन स्तर पर फ्राइड के अनुसार 3 प्रकार का अंतर्द्वंद है। ठीक है, पहला जो प्रकार है ईदम और अहम के बीच। ठीक है, तो ये कहता है कि ईदम तत्काल सुख चाहता है, लेकिन अहम कहता है थोड़ा रुको। ठीक है, वही बात करें अहम और प्राहम के बीच में क्या है, तो बोलता है अहम व्यवहारिक है, जबकि प्राहम नैतिकता की आवाज है ना। वही हम बात करें ईदम और प्राहम के बीच में, तो कहता है दोनों के बीच में गहरा संघर्ष है ना, कच्ची इच्छा और बाहरी नैतिकता का टकराव हो जाता है इसमें। ठीक है, फ्राइड के अनुसार सबसे गहरा संघर्ष, है ना, ईदम और प्राहम के बीच होता है, अंदर की कच्ची इच्छा और बाहरी की नैतिकता का टकराव होने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आ रहा है अंतर्द्वंद के कारण, है ना, क्या क्या कारण हो सकता है अंतर्द्वंद के, तो इसको देखते हैं। तो प्रमुख यहाँ कारण क्या है कि असमान के प्रति है ना नापसंदगी, डिसलाइक फॉर द अनलाइक। ठीक है, तो कहता है क्या कि मनुष्य अपने से अलग रंग, धर्म, भाषा, जाति वालों से नफरत करता है ना। ये इसके अंदर बेसिक चीजें, है ना, पाया जाता है। भारत में हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, जाति, है ना, अंग्रेज भारतीय, ये सब अंतर्द्वंद पैदा करते हैं। ठीक है, ये बोलता आपका असमान के प्रति नापसंदगी है। ठीक है, जो मेरे समान नहीं है ना, उसको नापसंद करना मनुष्य स्टार्ट करता है। दोषपूर्ण पालन पोषण। ठीक है, बचपन में सिखाए गए भेदभाव, घृणा व्यस्क होकर संघर्ष बनते हैं, है ना। मीट के अनुसार जो है ना, कहता है क्या कि अरापेस और मुंडू गुमूर संस्कृतियों की अलग पालन विधियां व्यक्तित्व में भिन्नता लाती है। ठीक है, वहीं बात करें दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, है ना, स्कूल मदरसे में सांप्रदायिक शिक्षा, है ना, बच्चों में जहर भरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जाति तंत्र। तो बोलता है भारत में जातियों के बीच विरोधी परंपराएं, विश्वास, है ना, यही आपका जातीय दंगों का कारण बनता है। तो ये आपका क्या हो गया, अंतर्द्वंद के कारण हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंतर्द्वंद का आगे जो कारण है इसका, तो धार्मिक विश्वास, है ना, रिलीजियस बिलीफ। तो कहता है क्या कि कट्टरता, जो ये फैनेटिसिज्म जो होता है ना, कट्टरता जो होता है, किसी अपने जो बोलता है विचारों से आप स्टिक रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेकर आते, ये कट्टरता कहता है। ठीक है, जहां पर आप दूसरे धर्म या दूसरे जाति का कहता है जो भी विचार होता है ना, उसको एक्सेप्ट करते नहीं है, वहां पर नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, इससे कट्टरता आती है, जहां पे भयंकर कहता है कॉन्फ्लिक्ट लेकर आएगी, है ना। तो बोलता है क्या कि धार्मिक विश्वास की बात करें, कट्टरता से हिंदू मुस्लिम, सिया सुन्नी, है ना, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के बीच संघर्ष होता है। ठीक है, वहीं बात करें
राष्ट्रीय संपत्ति का असमान वितरण, है ना, अमीर और गरीब के बीच यहाँ संघर्ष हो रहा है, ठीक है, अमीर निर्धनों का शोषण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आर्थिक प्रतियोगिता एवं स्पर्धा, दो देशों या समूहों के बीच व्यापार, है ना, संसाधनों की होड़ ये लगी हुई है, जिसके कारण से यहाँ पे, है ना, अंतर्द्वंद पैदा होती है। सांस्कृतिक भिन्नताएं, अलग अलग संस्कृतियों के बीच मूल विश्वास टकराते हैं। वही बात करें तुच्छ राजनीति, है ना, डर्टी पॉलिटिक्स, ठीक है, नेता धर्म जाति के नाम पर हिंसा भड़काते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद, है ना, राम जन्मभूमि, इस तरह की चीज़ें आती है। वही बात करें ऐतिहासिक घटनाएं, 1947 का भारत विभाजन आज भी हिंदू मुस्लिम तनाव का कारण बना हुआ है, ठीक है। चल इसमें कहता है कि नेक्स्ट आपका निराशा, फ्रस्ट्रेशन, जब कोई समूह अपने लक्ष्य में असफल होता है तब वह अपने से कमजोर समूह पर, है ना, हमला करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, अंतर्द्वंद के कारण हो गए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका आक्रामकता, है ना, एग्रेशन, ठीक है। तो बोलता है आक्रामकता क्या है, तो आक्रामकता है, कहता है कि दूसरे को हानि पहुंचाने वाला व्यवहार, है ना, शारीरिक हो सकता है, मौखिक, है ना, जैसे मौखिक करते हैं ना, गाली गलौज कर देता है ना, या गैर मौखिक कारण हो सकता है, ठीक है। लैटिन शब्द एग्रेसिया से बना है ना, जिसका अर्थ है हमला। ये ध्यान रखना जरूरी है ना, कि ये जो आपका है आक्रामकता जो है ना, एग्रेशन जो है किस शब्द से आया है ना, कैसे इसका उत्पत्ति हुआ था। लैटिन भाषा का एग्रेसियो, है ना, शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है अटैक, हमला होता है, ध्यान रखना है। अब आक्रामकता का कारण क्या हो सकता है ना, तो शारीरिक हो सकता है ना, आनुवांशिक या सहज प्रवृत्ति, है ना, बहुत सारे में अंदर में बोलता है आनुवांशिकता होता है, उसके मान लिया गया कि माता पिता उनके एग्रेसिव है ना, बच्चे भी कई बार एग्रेसिव निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा है मनोवैज्ञानिक असहज स्थिति, लिंग भेद, है ना, ये भी आपका कारण बनता है एग्रेशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आक्रामकता के प्रकार देखें, टाइप्स ऑफ एग्रेशन। तो इसमें दो तरह का प्रकार देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्रभावशाली आक्रामकता, है ना, तो यहाँ पे कहता है क्या कि ये प्रभावशाली आक्रामकता में, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में, तो बोलता है कुछ पाने के लिए, जैसे नेता बनने के लिए दूसरों को धमकाना, है ना, इसका उद्देश्य लक्ष्य होता है, इसका, है ना, गोल अचीव करना होता है, ठीक है। ये प्रभावशाली आक्रामकता। दूसरा है भावनात्मक आक्रामकता, ठीक है, इमोशनल एग्रेशन। ये कहता है कि अवसाद, जो डिप्रेशन होता है या मानसिक समस्या की वजह से स्वयं को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, सेल्फ जो हार्म पहुंचाता है ना, इसे हम लोग भावनात्मक आक्रामकता कहते हैं, ठीक है। चलिए कई बार होता है ना कि बहुत सारे लोग अपना फ्रस्ट्रेशन नस बस हाथ वाथ काट लेते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है आक्रामकता का सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ एग्रेशन। बोलता है सहज प्रवृत्ति सिद्धांत इसमें आता है ना, जिसके जो यहाँ पे कोनार्ड लॉरेंज कहते हैं, इनके अनुसार क्या है कि आक्रामकता मूल प्रवृत्ति है, यह समूह की रक्षा और सामाजिक संरचना के लिए जरूरी है ना, समूह को रक्षा के लिए और सामाजिक मूल्यों, है ना, उसको संरचना को बचाने के लिए यह बहुत ही जरूरी चीज होता है। वही बात करें बाध्य रूप से उत्तेजित आक्रामकता, है ना, जैसे हम बोलते हैं हताशा से आक्रामकता पैदा होता है, लंबे समय तक असफलता मिलने पर व्यक्ति हिंसक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सीखा हुआ व्यवहारिक आक्रामकता, है ना, लर्न बिहेवियरल एग्रेशन। आक्रामकता नकल और सुदृढ़ीकरण से सीखी जाती है, ठीक है। अल्बर्ट और वाटसन का कहना है कि मानव आक्रामकता एक सीखा हुआ आचरण है ना। ये क्या है कि आक्रामकता, है ना, अटैक है, ये बाहर से एक्वायर करता है, ये कहना है अल्बर्ट और वॉल्टर्स का कहना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक अंतर्द्वंद और आक्रामकता, इसको देखते हैं। तो यहाँ है कि बाल्यावस्था की बात करें तो मनोवैज्ञानिकों ने इसे बालक का, है ना, निर्माण काल कहा है। ये ध्यान रखना है ना, कि कौन से पीरियड को, कौन से अवस्था को, है ना, निर्माणकारी काल कहा गया, कंस्ट्रक्टिव पीरियड कहा गया है। तो ये आपका है बाल्य अवस्था, है ना, चाइल्डहुड जो है आपका कंस्ट्रक्टिव पीरियड माना जाता है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का क्या कहना है, शिक्षकों को बाल्यावस्था की समस्याओं, आवश्यकताओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। बाल्यावस्था का नाम प्रारंभिक विद्यालय की आयु, समूह की आयु, ठीक है, चुस्ती की आयु, है ना, ये सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट है किशोरावस्था में। तो क्रो एंड क्रो का कहना क्या है
कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा है ना, क्योंकि पूरा देश यही आगे जाके एक अच्छे नागरिक बनेंगे और अलग अलग फील्ड में अपना ये नाम बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे देश को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो यही बोल रहे हैं क्या कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति है ना, अभी का शक्ति है, और आने वाला जनरेशन के भविष्य में ये क्या है, ये आशा है। बोलता है ऑस्ट्रेलिया हॉल का कहना क्या है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ठीक है। यह अवस्था जीवन की कठिनतम मानी जाती है। बालक खुद को है ना बड़ा समझता है और परिवार उसे छोटा समझता है ना। इसी विडंबना में ये तनाव पैदा होता है, जिससे हम लोग नहीं बोल देते हैं अरे भी तू बहुत छोटे हो यार, ठीक है, जबकि फिर उसी के बाद तुरंत बाद कुछ देर बाद बोलते हैं बड़ा हो गया अभी तक ये भी चीज़ नहीं आता है। तो ये जो हो ना कि दो कॉन्फ्लिक्ट चीज़ आ गई, ठीक है, कि एक तो बोला जा रहा है कि अभी तुम बच्चे हो, फिर तो कुछ देर बाद बोला गया कि तुम इतना बड़े हो, ये चीज़ नहीं। तो ये जो द्वंद्व होता है ना, तो ये बोलता है आपका किशोरावस्था में ये सारे बोलता है प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होता है, तब ये सब चीज़ों से भी आक्रामकता यहाँ पे है ना बोलता है आ जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है किशोरावस्था की समस्याएं, है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस। बोलता है कि समायोजन की कठिनाई, है ना, स्कूल, शिक्षक, साथियों और समाज के साथ ढलने में कठिनाई आती है, ठीक है, अनुशासन की कमी होती है, गलत आदतें यहाँ पे जनरेट हो जाती है इस एज में। वही बात करें मानसिक अस्थिरता, चंचलता होती है, अस्थिरता, इसके अलावा असुरक्षा, भ्रम, विरोध, असंतोष जैसे भावनाएं भरी होती है। इसके अलावा भावनात्मक समस्याएं, मानसिक तनाव, भावनाओं पर नियंत्रण कमी, ठीक है, इसका आत्मचेतना है ना यहाँ पे अधिक होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस ज़्यादा होता है, खुद की तरफ में जो लगाव है ना उस वक्त ज़्यादा होता है। चलिए नैतिक एवं शारीरिक समस्याएं, नैतिक मूल्यों को लेकर दुविधा, शारीरिक बदलावों से हीन भावना, है ना, इसके अलावा यौन समस्याएं का प्रॉब्लम भी यहाँ शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य समस्याएं, फैशन, सिनेमा, सजने संवरने में अत्यधिक रुचि, ठीक है, व्यक्तित्व निर्माण की समस्या, खान पान और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सामाजिकरण में भिन्नताएं, ठीक है, विषमता आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी समस्या है ना, हर व्यक्ति समानता चाहता है ना, इक्वलिटी चाहता है, पर व्यवहार में असमानता दिखती है, उसके कहता है ये उसके बिहेवियर में इनइक्वलिटी दिखती है, ठीक है। कहता है कि प्रजातंत्र और समाजवाद दोनों व्यवस्थाएं में पर्याय विषमता मौजूद है, ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ कमियां मौजूद है। वही बात करें औद्योगिकरण, पुराने विषमताएं समाप्त की गई, नई खड़ी हुई, है ना। तीन प्रमुख भिन्नताएं सामाजिक, आर्थिक और कहते हैं सांस्कृतिक, ये सारे भिन्नताएं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक भिन्नताएं, है ना, सोशल डिफरेंसेस की बात करें तो कहता है कि उच्च सामाजिक स्तर क्या है, तो उच्च सामाजिक स्तर के बच्चों का सामाजिकरण अधिक व्यापक, है ना, ज़्यादा ब्रॉडर होता है, ये अलग अलग तरह के लोगों से मिलते रहते हैं, ठीक है। वहीं करें कि उच्च वर्ग का बच्चा उच्च स्तर के स्कूल, मित्र, समाज में रहता है, ठीक है, मतलब जिस स्टेटस का बच्चा उसी लोगों से मिलेगा, ठीक है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्न और मध्य स्तर। बोलते हैं निम्न और मध्य स्तर के बच्चे का सामाजिकरण शिथिल होता है ना, लूज होता है आपका। कहता है कि परिवार की सामाजिक स्थिति ही बच्चे के खेल समूह, है ना, प्ले ग्रुप, स्कूल संबंधियों का स्तर तय करती है। खेल के माध्यम से बच्चा नियंत्रण, अनुशासन, अनुकूलन, है ना, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, है ना, सीखता है। ये सब सामाजिक स्तर के अनुसार अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक भिन्नताएं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस को देखें तो कहता है कि आर्थिक स्तर तय करता है रहन सहन, खान पान, सुविधाएं, शिक्षा, है ना, ये सारी चीजें तय करता है, ठीक है। इसमें आता पहले उच्च आर्थिक स्तर, उच्च स्तर का सामाजिकरण, है ना, मध्यम आर्थिक स्तर, मध्यम स्तर का सामाजिकरण, निम्न आर्थिक स्तर होने पर, है ना, निम्न स्तर का सामाजिकरण होता है, ठीक है। बच्चा बाजार, बैंक, दुकान से परिचित होता है, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, ईमानदारी और बेईमानी, है ना, भी इन सारी चीज़ों को भी वो एक्वायर करता है, इन सारी चीज़ों को भी वो सीखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सांस्कृतिक भिन्नताओं की बात करें तो किम्बल यंग, है ना, इनके अनुसार क्या कहना है इनका कि सामाजिकरण में सांस्कृतिक
आत्मसातीकरण है ना और सांस्कृतिक हस्तांतरण दोनों होता है। ठीक है, परिवार की संस्कृति, हर परिवार समाज देश की अपनी संस्कृति होती है जिसके अनुसार वहाँ रहन सहन, वेशभूषा, कला, रीति रिवाज जो है ना ये बदलते रहते हैं। वही बात करें बच्चे के अनुकरण का, उसका कॉपी करने का, इमिटेशन का, तो बच्चा अपने परिवार की संस्कृति का अनुकरण है ना करता है। क्षेत्र, धर्म, देश के अनुसार संस्कृति भिन्नता बच्चों के सामाजिकरण में भिन्नता लाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है राजनीतिक भिन्नताएं। ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस देखते हैं। तो अलमंड एवं आपका वर्ष का कहना क्या है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे राजनीतिक सांस्कृतिक बनी रहती है ना और बदलती है। ठीक है, ये बनी भी रहती है और बदलती भी है ना। वही बात के रिक्सन का कहना क्या है कि राजनीतिक समाजीकरण बाल्यावस्था शुरू होकर जीवन भर ये चलते रहती है। वही शासन व्यवस्था के प्रभाव की बात करें तो देश की शासन व्यवस्था है ना सामाजिकरण की प्रभावित करता है। भौगोलिक सीमाएं और क्षेत्रीयता के अनुसार अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं बच्चों को विकास और सामाजिकरण में भिन्नता लाती है। ठीक है, यह हमारा हो गया राजनीतिक भिन्नताएं हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सामाजिकरण का समावेशन हेतु है ना निहितार्थ। विशेष शैक्षिक अवस्था है ना स्पेशल एजुकेशनल नीड्स होता है वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए समावेशन की जरूरी है। मतलब जो बच्चे चाहे तो थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर हो है ना, स्लो माइंडेड हो है ना, या किसी भी शरीर से वो बोलता है दिव्यांग हो, ठीक है, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपको क्या होता है इंक्लूजन वाला जो समावेशी जो बोलता है शिक्षा है उसको यहाँ पे लाना जरूरी हो जाता है, ताकि उन्हें वो भी क्या होगा सामान्य बच्चों के साथ बैठकर है ना अपने आप को भी सामान्य महसूस कर सके। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ है ना कहता है विकलांगता डिजेबिलिटी कई प्रकार के लक्षणों है ना और कौशल हानि का समूह है ना। ये ऑटिज्म और एस्पर्जर का निदान है ना संभव है। ये जो यहाँ पे आपका ये दो बीमारी है ना ऑटिज्म और ये इसका भी बोलता है डायग्नोसिस किया जा सकता है। बोलता है व्यवहार विश्लेषण सबसे सरल चिकित्सा विकल्प है ना। यदि किसी का बोलता ये करना है, किसी बीमारी का इलाज करना, सबसे अच्छा है कि व्यवहार विश्लेषण बिहेवियर एनालिसिस के द्वारा है ना ये सरल बोलता है सरल ये उपाय है जिससे बोलता है वो चिकित्सा विकल्प मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समावेशन के 5 तरीके हैं। ठीक है, कौन कौन? पहला है खेल में समावेशन, ठीक है, नुक्कड़ नाटक, संगीत, नृत्य, रंगमंच में भाग लेने दें, ठीक है, इसे आपका बोलता है ये समावेशन का प्रक्रिया स्टार्ट होगा। फिर अगला है विद्यालय में समावेशन, सामान्य कक्षा में बैठाएं है ना, समान अवसर दे है ना, सभी चाहे वो विकलांग हो या सबको समान रूप से बोलता वहाँ पे अवसर देना है। इसके अलावा परिवार में समावेशन, विकलांग बच्चे के साथ सहानुभूति से ज़्यादा है ना सामान्य व्यवहार करें है ना। कई बार होता है ना कि हम लोग बोलता है बच्चा जो बोलता असामान्य है उसके साथ सहानुभूति ज़्यादा देते हैं, ठीक है, जबकि नहीं उसको सहानुभूति ना देकर उसके साथ भी सामान्य व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है समुदाय में समावेशन, ठीक है, उन्हें अलग समुदाय में ना रखें बल्कि सभी समुदायों से जोड़ें, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृतियों में समावेशन, विशिष्ट बच्चों को समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल करें, इससे है ना मनोबल बढ़ता है। समावेशी शिक्षा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखना है। चल नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समांतीकरण है ना। अब इसको देखते हैं, मार्जिनलाइजेशन का देखते हैं हम लोग इसका अर्थ को। सीमांतीकरण है ना, ये जो मार्जिनलाइजेशन जो है ना, इसका मतलब है कि समाज के कुछ वर्गों को हाशिए पर ढकेल देना है ना, उन्हें सुविधाओं, अधिकारों, अवसरों से है ना वंचित कर देना, ये कहलाता है सीमांतीकरण है ना। एक उन लोगों को एक सीमा में बांध के रख दिया गया कि इस सीमा से बाहर आपको नहीं जाना है ना, चाहे तो एजुकेशन के मामला हो, चाहे तो सुविधा के मामला हो, राइट्स हो है ना, अपॉर्चुनिटी हो, हर एक मामले में उनको है ना वंचित कर देना है, ठीक है, ये आपका सीमांतीकरण है। तो भारत में आधार क्या है? तो जाति, भाषा, धर्म है ना, क्षेत्र, लिंग है ना, इस आधार पे अलग कर दिया जाता है ना। सीमांत वर्ग बोलता है कि नियम बनाकर कुछ जातियों समूहों को अलग थलग कर दिया जाता है, इन्हें सीमांत वर्ग कहते हैं। वही बात करें संविधान का प्रयास, संविधान में प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर
इनके विकास के प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी सुधार है ना पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें और सुधार की जरूरत है। नेक्स्ट है सीमांतीकरण के प्रमुख स्तर की बात करें। ठीक है, तो इसमें आपका आता है नेक्स्ट वर्ग, व्यक्तिगत और जातिगत स्तर है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आपका सीमित अधिकार इन लोग के पास होता है। ठीक है, वही क्षेत्रीय स्तर, तो विभिन्न संस्कृतियों और भौगोलिक स्थितियां। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भाषा स्तर, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली के साथ बहुभाषा। ठीक है, भाषा स्तर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे लिंग स्तर की बात करें तो महिला शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित रहती है। ठीक है, वहीं बात करें आपका कि वर्ग स्तर पे तो श्रमिक और किसान वर्ग निचले है ना स्तर पे है, वही पूंजीपति और कर्मचारी है ना ऊपरी वर्ग पे माने जाते हैं। ठीक है, भारत में समांतीकरण के ये 5 स्तर समाज में गहरी असमानता उत्पन्न करती है। ठीक है, संविधान इन्हें दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा है ना, वुमेन एजुकेशन को देखते हैं। तो कहता है कि स्वतंत्रता के समय स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी है ना। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है यूजीसी ने सुझाव दिया। ठीक है, कि राष्ट्रीय शिक्षा महिला समिति जो कि कब आया था 1958 में ये गठन हुआ था। इसको याद करना जरूरी है, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि महिला शिक्षा समिति कब बना, 1958 बना। हन के अध्यक्ष कौन बनी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख बनी। ठीक है, प्रयास क्या क्या रहा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है ना, इसके अलावा बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्कूल 90% अनुदान ग्रांट बालिकाओं के शिक्षा केंद्रों को है ना, ज़्यादा उसको ग्रांट दे। ठीक है, नवोदय विद्यालयों में 30% सीटें आरक्षित। इसके अलावा निःशुल्क छात्रावास, माध्यमिक तक निःशुल्क शिक्षा। वही बात करें गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता, विशेष छात्रवृत्ति। नेक्स्ट है महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 में है ना, 1989 में 53 जिलों में 900 गाँव में है ना इस कार्यक्रम को चलाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनुसूचित जाति और जनजाति के बालकों की शिक्षा। तो बोलता है जनसंख्या एवं संविधान का प्रावधान देखें तो जनसंख्या कितना है इसका, लगभग 23% SC है और 7% आपका ST शेड्यूल ट्राइब है। ठीक है, अनुच्छेद 46 में इसमें क्या जिक्र है, राज्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और हितों को उन्नति करेगा है ना, ये अनुच्छेद 46 में है। ढेबर जो समिति बनी, ठीक है, 1960 में, अध्यक्ष इनके UN ढेबर थे। ठीक है, सुझाव क्या दिया, निःशुल्क शिक्षा है ना, पुस्तकें, यूनिफॉर्म, मध्याह्न भोजन का व्यवस्था किया गया। ठीक है, ये ढेबर समिति के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे बात करें कि प्रयास यहाँ क्या क्या हुआ था, निःशुल्क पुस्तकें, यूनिफॉर्म, मध्याह्न भोजन। ठीक है, प्राथमिकता से स्कूल, आंगनवाड़ी जैसे चीज़ें लाना, फिर छात्रावास, केंद्र और राज्य अनुदान है ना, सभी स्तरों पर आरक्षण, छात्रवृत्तियाँ UGC द्वारा विशेष फेलोशिप है ना प्रदान किया जाने लगा। वहीं बात करें शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण क्या है, तो माता पिता निरक्षर होना है ना, माता पिता का बोलता है ये इलिटरेट होना, शिक्षा का महत्व नहीं समझना। इसके अलावा आर्थिक तंगी है ना, पैसे की प्रॉब्लम होने के कारण से है ना कई बार पढ़ाई रुक जाता है ना। इसके अलावा बच्चे कमाई में लग जाते हैं, आसपास स्कूल की कमी होना, इसके साथ साथ स्कूल का वातावरण रुचिकर नहीं होना। ठीक है, ये आपका शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण होता है ना, हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा की बात करें है ना, OBC चिल्ड्रन की बात करें तो इसका अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में इसका डिस्कशन में आया है क्या, कि राज्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए है ना विशेष उपाय कर सकता है। ठीक है, प्रारंभ में कुछ जातियां पिछड़ी थी, बाद में वोट की राजनीति के कारण कई संपन्न जातियां भी पिछड़े वर्ग में शामिल हो गए। ठीक है, स्कूलों में स्कूल खेलना है ना, स्कूल में यहाँ कह रहा है पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल को खोलना, फिर आरक्षण में शिक्षा और नौकरी में आरक्षण देना है ना, आर्थिक सहायता के रूप में तो आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति देना है ना, नौकरी में छूट, नौकरियों में है ना कंसेशन देना, वहाँ पे छूट देना। ठीक है, ये आपको हो गया पिछड़े वर्गों के लिए बच्चों के लिए शिक्षा हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि मंदबुद्धि एवं विकलांग बालकों की शिक्षा की बात करें है ना, तो विकलांग मतलब जैसे गूंगा हो गया है ना, बहरा हो गया, अंधा हो गया है ना, लूला, जो भी इस तरह के चीज़ें जो आता है ना ये विकलांग में आता है।
तो बोलता है 1952 पहला स्टेप उठाया गया 1952 में कि भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना किया गया, है ना। उसके बाद 1953 में, ठीक है, समाज कल्याण बोर्ड का स्थापना की जाती है। उसके बाद 1964-66 में भारतीय शिक्षा आयोग का स्थापना होता है, जिसमें विशेष विद्यालय खोलने पर बल दिया जाता है। 1965 से 75 में 60 विशेष विद्यालय खुले और 1981 में केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने 3 योजनाएं, शारीरिक पुनर्वास, विकलांगता रोकने हेतु अनुदान, कक्षा 9 से स्नातकोत्तर, है ना, छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाने लगा, है ना। प्रयास इसका क्या रहा था? तो बोलता कम अक्षम जो लेस डिजेबल बच्चों को सामान्य स्कूल में डालना है, ठीक है। प्रवेश आयु 6 से बढ़ाकर 9 वर्ष कर दिया गया। आवासीय विद्यालय खोला गया, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत संस्थाओं की आर्थिक सहायता, है ना, शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण और यहाँ पे केंद्रीय संस्थानों में शोध सुविधाएं लाया गया, ठीक है। ये है बोलता आपका मंद बुद्धि एवं विकलांग बालकों का शिक्षा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अब अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा, है ना, माइनॉरिटी बच्चों का। तो बोलता है अल्पसंख्यक जैसे उसमें आता है जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, है ना, और भी है पारसी वगैरह, है ना। बहुत सारे हमारे यहाँ बोलता है धर्म के लोग रहते हैं, वो सारे माइनॉरिटी में आते हैं, है ना, सिवाय हिंदू छोड़कर। धारा 29(2 का कहना क्या है कि प्रवेश में धर्म, जाति, भाषा का आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। धारा 30(1) क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने का, है ना, और प्रशासन का अधिकार है, ठीक है। धारा 30(2) क्या कहता है? सहायता देते समय अल्पसंख्यक होने पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें सरकारी हम प्रयास देखें तो अल्पसंख्यक के क्षेत्रों में प्राथमिक माध्यमिक स्कूल खोलने की प्राथमिकता, मान्यता देने में नरमी, ठीक है, मतलब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना है मान्यता देते वक्त, है ना। इसके अलावा है क्षेत्रीय सघन कार्यक्रम चलाना, एरिया इंटेंसिव प्रोग्राम चलाना, अल्पसंख्यक बालकों के लिए आवासीय विद्यालय, है ना। इसके अलावा गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और आरक्षण और आर्थिक सुविधाएं देना, है ना। इस तरह से क्या हो सकता है, अल्पसंख्यक बच्चों को, है ना, अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है, डेवलपमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है विविधता, डाइवर्सिटी, है ना। विविधता होता है क्या है? तो बोलता है भौगोलिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, है ना, भाषाई विभिन्नताओं को हम लोग विविधता कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। भारत में प्रजाति जो रेस बात करें, जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, जलवायु, खान पान, है ना, वेशभूषा, सब में विविधता है। यहाँ कई संस्कृति और आपका बाहरी प्रभाव भी देखने को मिलता है, ठीक है। कहता है कि बहुलतावादी समूह, है ना, के कारण कभी कभी जातीय और सांप्रदायिक दंगे भी होते रहते हैं, है ना, ये भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है विविधता में विविधता के विभिन्न स्तर, इसको देख लेते हैं। तो पहला जो स्तर है आपका धार्मिक स्तर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी को विकास का अधिकार है ना। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष आपका सेकुलरिज्म के जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर लाया गया, है ना। भाषा स्तर, लैंग्वेज लेवल की बात करें तो 179, है ना, 179 भाषाएं हैं, 544 बोलियां हैं, 3 परिवार इंडो आर्यन, ठीक है, द्रविडियन और ऑस्ट्रिक, ये 3 यहाँ पे निवास करते हैं। वही बात करें क्षेत्रीय स्तर पर तो विभिन्न राज्यों में, है ना, समान व्यवस्था नहीं है, कहीं अभाव है, कहीं विलास है, लग्जरी ज़्यादा है, कहीं पशुपालन है तो कहीं उद्योग है ना। क्षेत्रीय स्तर का ये विभिन्नता है। वहीं बात करें जातीय स्तर पर विभिन्नता क्या है, लगभग 3000 जातिगत समूह है, उच्च नीच, छुआछूत, विशिष्ट व्यवसाय आदि इसमें प्रचलित है। व्यक्ति के स्तर की बात करें कि रंग, कद, शरीर, है ना, बुद्धि, आपका प्रतिभा, सब अलग अलग है। वही लैंगिक स्तर की बात करें तो स्त्री पुरुष के कार्य, स्थिति, वेतन हमें असमानता है, ठीक है, एक समान नहीं है। तो ये हो गया हमारा विविधता के विभिन्न स्तर को देखें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विविधता में एकता और एकता की आवश्यकता को देखते हैं कि नीड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। विविधता में एकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो बोलते हैं पहले तो है राष्ट्रीय सुरक्षा, है ना। आंतरिक दुश्मन राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकते हैं, इसलिए यदि हम लोग बोलते हैं अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग एक साथ होकर रहेंगे तो कोई भी दुश्मन हम लोग को बोलता है ये अटैक करने का हिम्मत नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष की समाप्ति, जाति, धर्म, क्षेत्र, राजनीति के नाम पर
होने वाले दंगे, हड़ताल, तोड़फोड़ रोका जा सकता है। इसके अलावा हम की भावना, है ना, वी फीलिंग, बोलता है नाम, धर्म, भाषा अलग होते हुए भी राष्ट्र के लिए एकजुट रहना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लोकतंत्र की आस्था, अपने अधिकारों का सही उपयोग, शासन का विश्वास। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्षेत्रीय संकीर्णता की समाप्ति, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, अरुणाचल, है ना, ये सभी क्षेत्रीय जो है ना अलगाव के परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय उन्नति और जीवन स्तर, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास के लिए, है ना, एकता जरूरी है। ये हमारा रहा क्या, विविधता में एकता का आवश्यकता, क्यों नीड पड़ा है आपका ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है रूढ़िवादिता, है ना, स्टेरियोटाइपिंग, जो हमारा पुराने सोच वाले जो होता है ना, कि जो दादा परदादा के समय से जो चलते आ रहा है, तो वो आपका रूढ़िवादी कहलाता है, वो आपका स्टेरियोटाइप कहलाता है। कहता क्या है, रूढ़िवादी बात मतलब है कि समाज में व्याप्त असामाजिक कुरीतियां, ठीक है, जो गलत जो बोलता है रीतियां है ना, असामाजिक है ना, उसे बोलता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, इसे हम लोग रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, चलिए विकास में ये क्या है, विकास में बाधक है ना, ये विकास में बाधक होती है, फिर भी समुदाय, है ना, इन्हें मान्यता देता है। ठीक है, उसके अलावा आधुनिक युग की ये आज हमारा मॉडर्न कहता है जो युग में, है ना, ये आज अनुपयोगी हो गई है ना, अनयूजफुल हो गया है। आधुनिक युग में इनकी उपयोगिता नहीं रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को देखें, है ना, जैसे लिंग परक रूढ़ियाँ, है ना, जेंडर स्टीरियोटाइप जो होता है, लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इससे महिला सशक्तिकरण, है ना, और लैंगिक समानता में बाधित होती है। वही बाल विवाह प्राचीन काल की प्रथा आज भी कहीं कहीं अस्तित्व में, है ना, वहीं शिक्षित वर्ग में त्याग पर पूर्ण समाप्ति नहीं रुकी है। ठीक है, वहीं दहेज प्रथा का राजाओं की शान से शुरू, है ना, आज अनिवार्य बन चुका है। ठीक है, वहीं पिंडदान हेतु पुत्र की महत्ता, प्राचीन मान्यता की पुत्र की ही मोक्ष की दिला सकता है ना, आज ही पुत्रोत्पादन का दबाव रहता है कि भाई पुत्र होगा तभी हमारा बोलता मोक्ष की प्राप्ति होगी, वही मेरा पिंडदान करेगा, है ना, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस दबाव में भी बोलता लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। स्त्रियों से मात्र गृह कार्य की अपेक्षा केवल लड़कियों घर का काम करे, है ना, अब पुरुष भी भागीदारी कर रहे हैं, पर पूरा बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, पुरुष ही घर का पालनहार है, प्राचीन समय में पुरुष ही कमाता था, अब महिलाएं भी कमा रही हैं, पर सोच, है ना, बदलनी अभी बाकी है, अभी भी लेट है। वो घर भी काम करती हैं, है ना, घर के साथ साथ बाहर भी काम उन्हें करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है समांतीकरण, विविधता एवं रूढ़िवादिता पर सामाजिक और आर्थिक इसका प्रभाव देखते हैं। तो बोलता है आर्थिक असमानता, ऊंच नीच वर्ग बने, है ना, उच्च मध्य और निम्न जैसे वर्गों में बट गया। सामाजिक असमानता, है ना, आर्थिक असमानता के साथ साथ समाज में भी ऊंच नीच आ गया। इसके अलावा शिक्षा के अवसर, संविधान में समानता है, पर सीमांत वर्ग लाभ नहीं ले पाता। ठीक है, जो मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप है वो उसका लाभ नहीं ले पाता है, जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, है ना। भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण कहता है कि इनके लाभ केवल संपन्न वर्गों को मिले। ठीक है, कमजोर वर्ग इससे वंचित रह गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका असंगठित श्रमिक व्यवस्था, सीमांत वर्ग के पास कोई संगठन नहीं है, है ना, इसलिए उचित मजदूरी नहीं मिलती है, वे आर्थिक रूप से पिछड़ रहते हैं, इनका खुद का कोई संगठन है ही नहीं, जिस कारण से क्या होगा, उसका वेजेज कौन तय करेगा, जो मर्जी जिसको आता है उस रूप में कौन मजदूरी करवा लेता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे देखिए सारांश देख लेते हैं, है ना। अंतर्द्वंद मतलब क्या होता है, तो मन में दो विपरीत इच्छाओं का टकराव, है ना, ये क्या कहता है, अंतर्द्वंद कहलाता है। मतलब इंग्लिश में उसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ठीक है, उपागम उपागम दोनों अच्छे विकल्प, है ना, उसमें से किसी एक को चुनना, ये आपका अप्रोच क्या कहलाता है ना, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। परिहार, है ना, दोनों बुरे विकल्प हैं, किसी एक का सहारा पड़े, है ना, वही बात करें उपागम परिहार, एक ही चीज में अच्छा और बुरा दोनों है। वही बात करें आक्रामकता, तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार को आक्रामकता कहते हैं। ये मौखिक हो सकता है या फिर आपका शारीरिक भी हो सकता है।
नेक्स्ट है सीखी हुई आक्रामकता, नकल या पुरस्कार से सीखी गई आक्रामकता। नेक्स्ट है विषमता, असमानता एवं विभिन्नता, समांतीकरण, हास्य पे ढकेल देना है ना, अलग कर देना, ये समांतीकरण कहलाता है। अनुसूचित जाति या जनजाति बात करें तो SC ST का, तो वे समूह जिन्हें सुरक्षा और आरक्षण मिला, ठीक है। पिछड़ा वर्ग OBC शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, है ना। वही बात करें अल्पसंख्यक, धार्मिक या बहुभाषी समूह जो कम संख्या में हो, है ना, इसको माइनॉरिटी कहा जाता है। विविधता, अलग अलग प्रकार के होने के स्थिति, है ना, डाइवर्सिटी। वही बात करें एकता में विविधता, है ना, अलग अलग होते हुए भी एकजुट रहना। आपका रूढ़िवादिता, पुराने बेकार परंपराएं, असामाजिक मान्यताएं। वही दहेज प्रथा, तो शादी में लड़की पक्ष द्वारा धन उपहार देना, है ना, ये आपका दहेज कहलाएगा, ठीक है, डॉरी सिस्टम। नेक्स्ट है अंतर्द्वंद, है ना। फ्राइड के अनुसार, फ्राइड क्या कहते हैं कि जीवन अंतर्द्वंदों की श्रृंखला है, चेतन व अचेतन दोनों स्तरों पर संघर्ष होता है, ठीक है। वहीं आक्रामकता की बात करें, सहज प्रवृत्ति, हताशा से उत्पन्न या सीखा हुआ व्यवहार होता है। वहीं बात करें सामाजिकरण में भिन्नताएं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक भिन्नताएं बच्चे को विकास को प्रभावित करता है। वहीं बात करें समांतीकरण का, तो SC ST OBC, महिलाएं, अल्पसंख्यक, विकलांग, सभी के लिए संवैधानिक प्रावधान और सरकारी प्रयास, है ना, इस किया जा रहा है। विविधता में एकता, 179 भाषाएं हैं, 3000 जातियां हैं, है ना, अनेक धर्म, फिर भी एकता में, है ना, अनेकता भारत का एक पहचान है, ठीक है। वही बात करें रूढ़िवादिता, दहेज, बाल विवाह, लिंग भेद, ये पुरानी कुरीतियां विकास में बाधक है, ठीक है। हमारा यूनिट 2 रहा, है ना, बालक एवं समाज, ठीक है, ये समाप्त होता है। और हम लोग अब क्या करेंगे, यूनिट 3 लेकर आएंगे, है ना। तब तक के लिए नमस्कार।